हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है क्रेस्ट फोरम चैनल में। और आज हम लोग करेंगे दिल दिया गल्ला नाल नाल बहके नहीं, आज हम लोग करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर पार्ट 2। चलिए, तो पिछले मैंने पार्ट में क्या क्या करा दिया था। पिछले पार्ट में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ पिछला लेक्चर जाके देखिए। और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बातें मैंने सारी बताई कि कहाँ स्टेटर कोर किससे बनती है, रोटर कोर किससे बनती है, सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको स्लिप के बारे में भी बताया। फिर मैंने आपको 2 तरीके के रोटर के बारे में भी बताया, स्क्विरल केज और कौन सा, बोलो, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों में हाई टॉर्क लो टॉर्क किस में होता है। और फिर 2 तरीके के स्क्विरल केज रोटर हो जाते हैं डिज़ाइन में बदलाव करके, डबल केज और कौन सा, डीप बार रोटर। ठीक है, चलिए आज मैं इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कवर कराऊंगा वो बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक्स है। कॉगिंग, क्रॉलिंग, जॉगिंग नहीं करते सुबह सुबह उठ के, बस वो ये भी करता है, ये मोटर भी करती है सुबह सुबह उठ के जॉगिंग। मतलब खैर ऐसा नहीं है, जो भी है मैं आपको बताऊंगा। जॉगिंग, कॉगिंग, क्रॉलिंग, ठीक है। फिर मैं आपको टॉर्क की टॉर्क की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा, स्टार्टर के टाइप्स क्या हैं, ब्रेकिंग के टाइप्स क्या हैं, रीजनरेटिव, प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आज का तो लेक्चर दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खुद भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ और दमदारी से शेयर करो ताकि उन तक भी वो मटेरियल पहुँचे और आप लोग डिस्कशन में कुछ अच्छी बात याद कर पाओ। ठीक है, देखिए आप लोग जब शेयर करेंगे एक दूसरे को तो आप लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही सीख के उसमें से लेके जाएंगे और याद भी रहेगा। मन ही मन में देखते रहोगे तो फिर मन की बात तो जान ही रहे हो, फिर भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर आज पार्ट 2 कराना है। मैंने टॉर्क के बारे में आप लोगों को कल भी बताया था। टॉर्क होता है SE2R2, SE2 R2। ठीक है, इतना ये मैंने आपको कल ही बताया था, R2। ठीक है, जिसमें R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरा लिखूं तो KSE2 कांस्टेंट यहाँ लगा दिया है मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, R2/√R2² + SX2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला बताया है। अब आप बड़े ध्यान से समझिए। R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस। X2 क्या है, रोटर रिएक्टेंस, प्रेरक है रोटर। ठीक है, प्रेरक है। मैं थोड़ा सा ना आपको एक बात बताऊँ, मैं क्यों इतनी एनर्जी से पढ़ाता हूँ। मेरे को क्योंकि पढ़ाना अच्छा लगता है तो खुश होकर पढ़ाता हूँ मैं। अब आप लोग है ना दुखी ना बैठा करो, एक थोड़ा सा कभी तो मुस्कुरा दिया करो यार, ऐसी क्या बात है। देखो सारी टेंशन है तो साथ में लगी रहती हैं। टेंशन मतलब मुस्कुराने से ऐसा नहीं है कि टेंशन मतलब ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना। मुस्कुराने से तुम कम से कम थोड़े से सुंदर से लगोगे यार। हाँ, हंस लो भाई, हंस लो, कुछ नहीं रखा यार। ये पढ़ाई लिखाई टेंशन ये तो सबके साथ चलती रहती है, हमारे साथ भी चलती थी और अब सबके साथ चलेगी और चलती रहेगी। ये तो जीवन भर की टेंशन है। ठीक है, ये है, फिर उसके बाद कुछ और टेंशन होंगी, 50 बवाल है यार। ठीक है, तो मस्त रहो, हंसते रहो, और जैसा हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट भी करो कभी कभी। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस है X2, रोटर रिएक्टेंस है। E2 क्या है, मैंने आपको बताया था। E2 के लिए ये स्टेटर है। ठीक है, ये स्टेटर है और ये मैंने आपको बताया था रोटर है। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी है, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी है, 3 फेज सप्लाई मैंने यहाँ दी है, तो यहाँ अगर मैंने E1 वोल्टेज दिया है तो यहाँ पर E2 वोल्टेज आ जाते थे, मैंने आपको बताया था। और E2 वोल्टेज का मान क्या बताया था मैंने, कल ही आपको बताया भाई पिछले वीडियो में। E2 SE1 के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब स्लिप से मल्टीप्लाई करके इसमें उतना वोल्टेज यहाँ पैदा होगा। अब आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं बात अगर करूँ X2 की, मतलब यहाँ पर 2 कंडीशनें यहाँ पे पैदा होती हैं फॉर मैक्सिमम टॉर्क। देखिए हर कोई चाहेगा कि भाई टॉर्क मैक्सिमम पैदा हो। अब ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होगा मैक्सिमम टॉर्क ऑब्वियसली तभी पैदा होगा जब मैक्सिमम टॉर्क मतलब रोटर में ही तो पैदा होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो कंडीशन आपको पेपर में दी जाती है कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए तब मैक्सिमम टॉर्क होगा। मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो रोटर का रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस के रेजिस्टेंस के बराबर अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आपका स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग का मैक्सिमम टॉर्क आपका रहेगा। मतलब फॉर
मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर शुरुआत में बहुत ज़्यादा टॉर्क के साथ में शुरू हो, एकदम दमदारी से शुरू हो, दमदार टॉर्क के साथ, तो आप रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर रख दीजिए। मतलब जो रोटर का रेजिस्टेंस होगा और रोटर का जो प्रेरक होगा उनको समान रख दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर फॉर रनिंग मैक्सिमम टॉर्क, अगर फॉर रनिंग मैक्सिमम टॉर्क, देखिए दोनों अलग अलग बात हैं। चलते समय टॉर्क मैक्सिमम हो और ये शुरुआत में टॉर्क मैक्सिमम हो, ये स्टार्टिंग के टाइम। तो जब चलते समय की बात करते हैं तो रोटर रेजिस्टेंस शुड बी बराबर देन SX2, ये कंडीशन है। आपको टिक लगाना है पेपर में, ये बात आपकी मतलब आपको मिल जाएगी, पेपर में टिक लगाना रहेगा आपको बस ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब मैक्सिमम टॉर्क अकर करेगा, मतलब जब मैक्सिमम रनिंग टॉर्क अकर करेगा, मतलब आपकी मोटर रन कर रही है, चल रही है और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, तो उस समय स्लिप पता है क्या होगी? स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, मतलब समझना इस चीज़ को, मैक्सिमम टॉर्क के दौरान स्लिप, मैक्सिमम टॉर्क के दौरान स्लिप। तो मैक्सिमम टॉर्क के दौरान अगर हम स्लिप की बात करेंगे तो वो स्लिप क्या होगी? R2/X2, तो वो स्लिप ये होगी। मैक्सिमम टॉर्क के दौरान स्लिप, अब इसमें गलती ये ना कर देना, स्लिप मैक्सिमम नहीं है, स्लिप मैक्सिमम नहीं है, टॉर्क मैक्सिमम है, तो स्लिप क्या होगी ये वो बात है, ठीक है। तो ये तीनों बातों को अपने माथों पे, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, ठीक है। चलिए ये मैंने मिटा दिया, आप लोगों के लिए जगह कर दी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम, ये कुछ कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वो कुछ बातें इस तरीके से पूछ लेता है कि टॉर्क लो स्लिप रीजन में, मतलब लो स्लिप रीजन मतलब जहाँ पर स्लिप कम हो, अगर हम ऐसे रीजन में ऑपरेट कराएं तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? फॉर हाई स्लिप रीजन, मतलब जहाँ स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो जहाँ पर स्लिप की वैल्यू कम है, मतलब लो स्लिप रीजन है, वहाँ टॉर्क की वैल्यू स्लिप के प्रोपोर्शनल होती है, वहाँ टॉर्क की वैल्यू स्लिप के प्रोपोर्शनल होती है। और जहाँ पे हाई स्लिप रीजन है, मतलब स्लिप की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब लो स्लिप रीजन लगभग कितना? लगभग 0 के करीब, और हाई स्लिप रीजन कब लगभग कितना? लगभग 1 के करीब। तो जब 1 के करीब लगभग स्लिप बैठेगी, ऐसे में टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा। पर जब लो स्लिप रीजन पे ऑपरेट कर रही होती है मोटर, अब आप कहोगे सर कब ऑपरेट करेगी ऐसे? तो मैंने आपको कल 2 कंडीशन बताई थी, एक फुल लोड की कंडीशन बताई थी और एक स्टार्टिंग के दौरान की कंडीशन बताई थी। और स्टार्टिंग के दौरान स्लिप क्या होती है? 1, और फुल लोड पे स्लिप क्या होती है? 0 के करीब। तो इस चीज़ को समझिए, मैंने ये दोनों कंडीशन बताई थी कि स्लिप 0 नियर बाय कब होगी और 1 कब होगी। पिछले लेक्चर बताई थी, फुल लोड पे जब काम करेगी तो 0 के करीब होगी, और 1 कब होगी? जब वो बोलो यार 1 होगी जब वो स्टार्ट हो रही होगी स्टार्टिंग कंडीशन में। तो ऐसे हाई स्लिप रीजन और लो स्लिप रीजन में बात करेंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं, कुछ पावर की बात कर लेते हैं, लॉसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ लॉसेस से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर लॉसेस कहाँ कहाँ होगा? ये स्टेटर रहा और ये रोटर रहा, ठीक है। स्टेटर में भी ईएमएफ पैदा हो रहा है फैराडे लॉ के हिसाब से, और रोटर में भी ईएमएफ पैदा हो रहा है फैराडे लॉ के हिसाब से। रोटर में कोर लॉस होंगे, रोटर के कोर लॉस बोल रहा हूँ। रोटर में करंट बह रहा होगा तो रोटर में कॉपर लॉस भी होंगे, I² होंगे, बिल्कुल कॉपर लॉस भी होंगे। सेम चीज़ रोटर के साथ में होगी, रोटर का भी कोर लॉस होगा और रोटर का कॉपर लॉस भी होगा, क्योंकि रोटर में करंट भी बह रहा होगा, ठीक है। और कोर लॉस भी होगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स से जुड़ रहा होगा तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस दोनों पैदा होंगे। फिर क्योंकि रोटर घूम रहा है तो घर्षण और विंडेज, हवा के द्वारा जो लॉस होता है विंडेज लॉस, वो भी हो रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ अगर बात करें, आपसे पूछें कि वेरिएबल लॉस या
वेरिएबल लॉस कौन से हैं? मतलब जो बदलते हैं लोड के साथ, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे नहीं, मतलब ये लोड करंट की तरह बदल जाते हैं, लोड करंट की वजह से बदल जाते हैं, लोड करंट की वजह से बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब लोड करंट अगर बदलेगा तो ये भी बदल जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं? स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस। ये लगाना रहेगा टिक भाई पेपर में, याद रखना, कंटेंट दमदार मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। मस्ती मस्ती में इतना प्यारा प्यारा सिखा जाऊँगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सर मस्ती में इतना कुछ सिखा गए। देखो, स्टेटर कोर लॉस, रोटर कोर लॉस और ये विंडेज सब कुछ मिला मिलू के मैकेनिकल, ये सब है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस मतलब ये पक्की मोहब्बत है, ये कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारी वाली तरह नहीं है, ये छोड़ के चली जाएगी। मतलब कहने का ऐसा है कि लोड करंट बदला, मतलब अगर मोटर पे तुमने लोड बदला, मोटर पे तुमने लोड बदला, तो ये लॉसेज ऐसे नहीं है कि ये बदल जाएंगे, ये लॉसेज नहीं बदलते, ये कांस्टेंट लॉसेज हैं। लोड कितना भी बदले ये लॉसेज नहीं बदलेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट लॉसेज और इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल लॉसेज। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ बातें हैं फॉर्मूला जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाते हैं उससे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा इस इंडक्शन मोटर के आपके यूपीपीसीएल के न्यूमेरिकल सॉल्व, याद रखना, यूपीपीसीएल के न्यूमेरिकल सॉल्व डालूंगा इसी इंडक्शन मोटर के यूपीपीसीएल के, आप लोगों के टीजी2 के पेपर के। बहुत मेहनत से बनाया हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए कुछ बातें फॉर्मूले वाली ध्यान से। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। अब रोटर कॉपर लॉस की अगर मैं बात करूं तो वो उसका फॉर्मूला क्या है? S इंटू रोटर इनपुट पावर, याद रखना ये चीज़। तो रोटर की जो इनपुट पावर है उसको स्लिप गुणा कर दो तो वही रोटर का कॉपर लॉस होगा। इस फॉर्मूले को अपने होठों पे घड़वा लो और फिर याद रखना होठों का कहीं गलत जगह इस्तेमाल ना हो पाए, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें एक और बहुत प्यारे से फॉर्मूले की, तो रोटर इनपुट अपॉन रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट की अगर हम बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है, रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट, कहीं ना कहीं ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? दक्षता, एफिशिएंसी, तो ये जो एफिशिएंसी है वो होती है 1/s। अब ये सब डेरिवेशन के थ्रू आता है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, डिटेल्ड कोर्स होता तो मैं ज़रूर इसको पूरा करवाता। डेरिवेशन के थ्रू आता है, मैं आपको करवा भी सकता हूँ, बट बशर्ते डेरिवेशन अभी कोई मतलब नहीं है। तो रोटर का आउटपुट अपॉन रोटर का इनपुट जो कि दक्षता भी कहलाई जाती है, वो किसके बराबर होती है? 1 - s के बराबर। अब यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल कैसे आएगा। मान लो पेपर में वो तुमसे कह देगा स्लिप आपको दी है 0.05, बताइए रोटर की एफिशिएंसी क्या है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? 1 - s। तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालोगे तो 1 - 0.05 और जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये एफिशिएंसी किसकी हो गई? ये जाहिर सी बात है रोटर की एफिशिएंसी हो गई। तो रोटर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? 1 - s। चलिए अब देखिए मैं आपको अब क्या बताने वाला हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इतना टॉर्क बताया, मैंने लॉसेस के बारे में बताया, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है, ध्यान से देखिए। जो हमारे ये लॉसेस हैं इनको हम टेस्ट द्वारा ही पता करते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो यहाँ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और एक होता है नो लोड टेस्ट। अब पेपर में आपसे पूछेगा कि कौन सा टेस्ट क्या फाइंड करता है, कौन से लॉसेस फाइंड करता है। जो नो लोड टेस्ट है वो कोर लॉसेस फाइंड करता है सर, कांस्टेंट लॉसेस फाइंड करता है। तो कांस्टेंट लॉसेस में मैंने अभी आप लोगों को बताया कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस दोनों आ जाते हैं। तो ये क्या फाइंड करता है? नो लोड टेस्ट कोर लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट क्या फाइंड करता है? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट फाइंड करता है कॉपर लॉस फाइंड करता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। कॉपर लॉस माने वेरिएबल लॉस, ये बदलते रहते हैं ना उसके लोड करंट पे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपसे पूछ लेता है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में रोटर को ब्लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, फंसा देते हैं। तो आपसे कल को पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के समय पे स्लिप क्या होगी। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? NS - NR अपॉन NS। अब खुद सोचो, जब हम रोटर को रोक देंगे, जाम कर देंगे तो NR तो 0 हो जाएगी, रोटर चलेगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगी। तो स्लिप क्या होगी? 1 होगी इस दौरान।
ठीक है। और नो लोड टेस्ट में लगभग जो स्लिप है वो NS, देखो जो NR है रोटर की स्पीड है वो लगभग NS के बराबर ही दौड़ेगी, क्योंकि कोई लोड डाला नहीं है आपने। मतलब अगर 1500 RPM की मोटर है तो लगभग 1450 तक पे आपकी मोटर चली जाएगी। तो लगभग स्लिप जो बैठेगी वो लगभग एक के नियर बैठेगी, यहाँ पे नियर टू 1 बैठेगी। वो क्या बैठेगी? नियर टू 1 बैठेगी। इस बात को कंठस्थ दिमाग में डाल लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। शेयर भी करते रहा करो भाई, शेयर भी करते रहा करो, अच्छा लगता है तो आपके कमेंट्स प्लीज़ आप किया करिए, हमेशा इंतज़ार रहता है, ठीक है। सब लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पसंद करते हैं या पसंद आता है, और नहीं भी आता तो कम से कम वो तो बताओ यार निखिल सर नहीं आ रहा, नहीं सर शक्ल बुरी लग रही है आपकी, नहीं आ रहा पसंद। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अब करेंगे स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग मेथड मतलब मोटर को चालू करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। अब आप एक बात को समझने का कोशिश करिए, मोटर को चलाने के लिए एक दिमाग में बात आती है क्यों करें हम तरीके चालू, मतलब अलग अलग तरीके क्यों इस्तेमाल करें। मोटर खरीदिए, चले चले हम बटन दबाएं बस चलनी चाहिए। भाई स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के आधार पे स्टार्टर होते हैं। मतलब कहने का मिला के स्टार्टिंग मेथड जो यूज़ कर रहे हैं उसी के नाम के स्टार्टर भी होते हैं। अब जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड है तो वो नाम स्टार्टर भी पड़ गया हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोल देंगे हम उसे, क्योंकि वो मेथड यूज़ करता होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर बोल देंगे, तो ये टाइप के स्टार्टर भी हो जाते हैं इसी नाम से। अब हमें स्टार्टर यूज़ क्यों करना पड़ता है? चालू करने से पहले हमें इसके द्वारा चालू करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है वो बात समझिए। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इसका रोटर शॉर्टेड रहता है, ये मैंने आपको बात बताई थी, रोटर इज शॉर्टेड। एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसका रोटर शॉर्ट हो रहता है, इसका रोटर शॉर्ट रहता है। तो ये जो मोटर है ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रही है जिसका सेकेंडरी शॉर्टेड है, ये मैंने बात आपको बताई थी। और इसका सेकेंडरी घूम भी रहा है लगातार, रोटेटिंग भी है, ये भी मैंने आपको बताया था। मतलब ये मोटर कैसा काम कर रही है? एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रही है जिसका सेकेंडरी शॉर्टेड भी है और घूम भी रहा है। अब ऐसा क्यों है? इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, बट ऐसा होता है। तो होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में इसमें ये जो इवन सप्लाई हम दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम दे रहे हैं इवन सप्लाई, ये एक तरीके से स्टेटर हो गया और ये मान लो रोटर हो गया ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो जब हम इसे इवन सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो जब मोटर शुरू हो रही होती है और यहाँ पर इवन सप्लाई देते हैं तो यहाँ E2 वोल्टेज पैदा होता है। अब E2 वोल्टेज का मान क्या है? S1। अब स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है? एट स्टार्टिंग स्लिप क्या होती है? एट स्टार्टिंग स्लिप होती है 1, क्योंकि NR लगभग 0 के बराबर होता है। जब जस्ट शुरू होने वाला है आपका रोटर तो NR 0 होगा, स्लिप 1 होगी। स्लिप 1 होगी तो जो E2 होगा वो E1 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर तुम 440 वोल्ट दे रहे हो तो यहाँ भी तुम्हें कितने मिलेंगे? 440 वोल्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि रोटर को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि स्लिप 1 हो गई है तो E2 बराबर E1 हो जाएगा S1 रखते ही। अब ये बड़ी दुविधा की बात है कि क्योंकि इसको पूरा वोल्टेज मिल गया है और ये साथ में शॉर्ट भी है, धमाकेदार करंट यहाँ पे बह जाएगा, हाई करंट बह जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि ये शॉर्टेड है, ये इतना हाई करंट बहेगा तो ये सप्लाई से यहाँ पर इतना हाई मैग्नेटाइजिंग करंट लेगा फ्लक्स को बनाने के लिए कि यहाँ की वाइंडिंग जल जाएगी, या फिर वाइंडिंग नहीं जलेगी तो वोल्टेज डिप आ जाएगा। एकदम से आपने मोटर चलाई है तो कभी आपने देखा होगा एकदम से वोल्टेज लो होते हैं ना, तो क्योंकि ये वैल्यू करंट की इतनी होगी कि यहाँ पर जो वोल्टेज डिप आएगा, मतलब वोल्टेज में गिरावट आएगी एकदम से। गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? IM × R। तो जो आई की करंट बहुत ज़्यादा हाई होगी और इसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो उसकी वजह से जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। मतलब मोटर चालू करते ही टक से एकदम वोल्टेज गिरेंगे तुम्हारे। ये एक बात बड़ी ध्यान से समझने की है। तो क्या है, तो कुल मिला के मैं स्टार्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं?
टू मिनिमाइज द फ्लो ऑफ हाई करंट, ये जो हाई करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को कम कर देने के लिए। दूसरा क्यों कर रहे हैं, वोल्टेज डिप से बचाने के लिए। तो याद रखिए स्टार्टर दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए ताकि मोटर जल ना जाए। जो स्टार्टिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट, अरे यार ये हाई करंट होगा और ये करंट आएगा कहाँ से, आएगा तो प्राइमरी से, लेगा कहाँ से, प्राइमरी से ही तो लेगा, तो यहाँ से लेगा। अरे यार तुम पैसा खर्च करो, तेल के खर्च करो, तो वो तुम्हारा थोड़ी खर्च हो रहा है, तुम जिससे ले रहे हो उसका हो रहा है। क्यों भाई, घुमाने ले जाते हो पिक्चर तो आज वो इसका खर्चा हो गया, उसका खर्चा हो गया, बोलते हो नहीं बोलते हो घर पे, बस वैसे ही समझ लो। तो कुल मिला के कि यहाँ अगर हाई करंट आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है, आ तो यहीं से रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विल इंक्रीज़ कर जाएगा। तो स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर डिक्रीज़ करता है ना करंट को, स्टार्टर डिक्रीज़ करेगा क्योंकि हो जाता है इंक्रीज़। और दूसरा क्या है, वोल्टेज डिप को रोकेगा, वोल्टेज डिप रिड्यूस करेगा। वोल्टेज डिप अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, ये करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अब यहाँ पर हमको एक बात तो पता चल गई है भाई कि अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज, ये सारा बवाल फैलाया किसने, इस वोल्टेज ने, E2 ने। तो ये जो आदमी बवाल, जो बवालिया इंसान है वो कौन है, या बवालिया कौन है, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज, रोटर का वोल्टेज। रोटर का वोल्टेज ज़्यादा कैसे हुआ, स्लिप 1 थी इसीलिए हुआ। रोटर के वोल्टेज को कम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं रोटर के वोल्टेज को कम करने पे क्या होगा, रोटर के वोल्टेज को अगर मैंने कम कर दिया तो इसका मतलब मैं ये हाई करंट को रोक लूँगा। क्यों, सीधा सा सिंपल लॉजिक है यार, I = V/R है, तो यहाँ वोल्टेज क्या है, E2/R, और रेजिस्टेंस क्योंकि शॉर्ट है तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इस वोल्टेज को कम कर दूँ, खुद सोचो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 बाय मान लो रेजिस्टेंस, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ 1 ओम, तो 500 एम्पियर करंट बहेगा। और 500 बाय मैं रेजिस्टेंस तो कम कर नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो उतना का उतना रहेगा क्योंकि वो शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड ही रहेगा क्योंकि रोटर तो हमेशा शॉर्ट रहता है। तो आप क्या करोगे, 500 वोल्ट को ही तो कम करोगे। तो अगर मैंने 500 वोल्ट को 50 कर दिए तो 50 एम्पियर करंट ही तो फ्लो करेगा। तो ये चीज़ समझने वाली है आपकी, है ना, कि SE1। तो कहाँ आप ये चीज़ देखिए कि हम अगर वोल्टेज कम कर दें तो स्टार्टर का जो प्रिंसिपल है, सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रिंसिपल है वो स्टार्टिंग मेथड को क्या हम कैसे कम, मतलब हम कैसे स्टार्टर में करेंगे क्या पूरे में, बाय रिड्यूसिंग द वोल्टेज, बाय रिड्यूसिंग वोल्टेज, वोल्टेज को कम करके। अगर मैंने ये वोल्टेज कम कर लिया तो फिर काम बन जाएगा, तो फिर काम बन जाएगा। अब बात आती है एक और चीज़ कि अगर देखिए E2 E1 के बराबर है तो इसका मतलब मैं E1 वोल्टेज जो यहाँ दे रहा हूँ 440, वो 440 ना दे के मैं 50 वोल्ट दे दूँ, है कि नहीं। मतलब कहने का स्टेटर साइड पर ही मैं वोल्टेज कम कर दूँ, और या फिर दूसरा मेरे पास रास्ता है कि मैं डायरेक्ट E2 को कम कर दूँ रोटर साइड। तो यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं अब कि हम रोटर साइड करना चाहेंगे या स्टेटर साइड करना चाहेंगे वोल्टेज कम। मैंने क्या बात कही, दोबारा सुनना ध्यान से। E2 E1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई करंट का भाई जितना वोल्टेज यहाँ दे रहे हो उतना ही यहाँ मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसा करो यहीं से ही वोल्टेज कम कर दो, मतलब स्टेटर साइड पे ही वोल्टेज कम कर दो, सप्लाई साइड पे ही वोल्टेज कम कर दो। तो स्टेटर साइड पे जो वोल्टेज कम करते हैं उसके मेथड ये हैं। तो एट स्टेटर साइड सबसे पहली चीज़ तो, और ये एकमात्र मेथड ऐसा है एट रोटर साइड है। मैं रोटर साइड क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये मेथड रोटर साइड ही फॉलो किया जाता है, ये मेथड रोटर साइड ही फॉलो किया जाता है। अब ये बात समझिए कि ये मेथड रोटर साइड फॉलो किया जाता है, ये मेथड रोटर साइड फॉलो किया जाता है, ये मेथड रोटर साइड फॉलो किया जाता है। तो जब ये मेथड रोटर साइड फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ E2 कम करते हैं। भाई E2 और E1 बराबर है ना, तो या तो E1 को कम कर लो तो भी E2 कम हो जाएगा, या डायरेक्ट E2 को कम कर लो। पर E2 को कम करने के लिए आपके पास रोटर में वोल्टेज कम करने के लिए आपके पास रोटर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप पहुंच पाओ रोटर तक। और रोटर तक कहाँ पहुंच पाओगे, खाली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल केज में के रोटर को तो छेड़ भी नहीं सकते आप,
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मैंने कल आपको बताया है कि उस रोटर को क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो या घटा सकते हो या लगा सकते हो मेटल कॉलर अरेंजमेंट द्वारा। तो मेटल कॉलर अरेंजमेंट द्वारा जो हम लोग करेंगे, मेटल कॉलर अरेंजमेंट द्वारा जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा के वोल्टेज ड्रॉप कर देंगे। तो याद रखिए ये चीज़ कि एट रोटर साइड वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एट स्टेटर साइड वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ वोल्टेज को कम किया जाता है, रिडक्शन, रिडक्शन कह दूँ तो ज़्यादा सही है, ठीक है, रिडक्शन कह लूँ तो ज़्यादा सही है। मतलब कुल मिला के कि दोनों साइड पर वोल्टेज को कम करते हैं, या स्टेटर के साइड पे या रोटर के साइड पे। अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड की। ये एक ऐसा मेथड है टिल 5 HP तक यूज़ होता है, 5 HP मोटर तक यूज़ होता है, टिल 5 HP की मोटर तक यूज़ होता है, टिल 5 HP की मोटर तक ये ही यूज़ होता है, 5 HP तक की मोटर के लिए यूज़ होता है ये मेथड, खाली याद रखिए। उससे ज़्यादा की ये HP के लिए मोटर के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये स्मॉल रेटिंग की मोटर के लिए यूज़ होता है, फॉर स्मॉल रेटिंग ओनली। अब देखिए स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, यहाँ स्टेटर साइड पे रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ड्रॉप हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर तुम 440 वोल्ट दे रहे हो, ड्रॉप होके वो कितना रह जाएगा, 200 वोल्ट रह जाएगा। तो स्टेटर पर रेजिस्टेंस लगा के ड्रॉप करा दो, वोल्टेज को कम करा दो। ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये मेथड लॉसेस करता है, लॉसेस अकर, मतलब लॉसेस करता है ये मेथड ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो मोटर खामखाई गर्म होगी। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड की मैं बात करता हूँ। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड ऐसा है जो ग्रेटर देन 20 HP के लिए यूज़ होता है, मतलब ऐसी मोटर के लिए जो 20 से ऊपर हॉर्स पावर की है। और स्टार डेल्टा जो मेथड है वो ऐसा यूज़ होता है जिसमें 5 HP से 20 HP तक की रेंज हो। अब इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इसको हम 20 HP से ऊपर कर देंगे तो कानून की किताब में लिखा है तो सज़ा हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़, मैंने फिर से कहा, अगर हमें सूटेबल है कि हम 20 HP तक यूज़ करें, अगर इससे ज़्यादा ऊपर यूज़ करेंगे तो ये महंगा पड़ने लगेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले स्टेटर की वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में रहता है। किसका? स्टेटर की वाइंडिंग का। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्टेटर साइड का है। तो पहले तो क्या होता है, स्टेटर की जो वाइंडिंग है, स्टेटर की वाइंडिंग कह रहा हूँ, इसका कनेक्शन कैसा रहता है? स्टार में रहता है। फिर उसके बाद में जैसी मोटर स्पीड पकड़ लेती है 75% तक, उसके बाद में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि आप लोगों को पता है स्टार में जो फेज़ वोल्टेज है वो VL/√3 है, मतलब लाइन वोल्टेज का जितना दोगे उसका √3 कम हो जाएगा इसमें, किसमें? स्टार में। तो याद रखिए स्टार में जब ये वोल्टेज कम हो जाएगा, तो यही तो चाहिए था हमें, शुरुआत में वोल्टेज कम हो जाए हर फेज़ में, और बाद में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि VL = VPH होता है डेल्टा के अंदर। तो बाद में फिर जितना वोल्टेज यहाँ है उतना पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा इधर बाद में। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस मैटर केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। तो जाहिर सी बात है ये सब किस मोटर के लिए होगा या किस रोटर के लिए होगा? स्क्विरल केज रोटर के लिए ओनली। ओनली लिखा है, ओनली। ये केवल और केवल मेथड किस में लागू होंगे? स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर में ही लागू होंगे। एक फॉर्मूला है, T स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन T फुल लोड टॉर्क इजिकल्स टू X IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। देखिए SFL क्या है? स्लिप एट फुल लोड, IST क्या है? स्टार्टिंग करंट, ऑफ IFL क्या है? फुल लोड करंट। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब ध्यान से समझना है, इस फॉर्मूले को मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या है। अब देखिए ये
आपका स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क का एक रेशो का वो है, फॉर्मूला है। मतलब अगर आपसे कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि स्टार्टिंग करंट इतना है, फुल लोड करंट इतना है और एक्स है क्या, वो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग करंट इतना है, फुल लोड करंट इतना है और स्टार्टिंग स्लिप और फुल लोड स्लिप इतनी है, तो बताएं इन दोनों का रेशो क्या होगा, किन दोनों का, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड का रेशो क्या होगा। अब जो यहाँ एक्स है वो हर मेथड के लिए अलग अलग है, याद रखना। अब अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए तो एक्स होता है परसेंटेज टैपिंग। आपको वहाँ पर टैपिंग का दिया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज जब कम करेंगे तो वो कुछ टैपिंग पर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ये है, यहाँ पर टैपिंग है, मान लो फुल वाइंडिंग के 50% पर टैपिंग है, तो वो कहीं ना कहीं एक्स को क्या ले लेंगे आप, 50% ले लेंगे या फिर 0.5 ले लेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज की जाहिर सी बात है यहाँ पर तो 0.5 ही लेंगे, तो आपको क्या लगाना है, 0.5 आपको लेना पड़ेगा अगर टैपिंग दे रखी है उसने 50% पे। तो एक्स जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में परसेंटेज टैपिंग होता है। स्टार डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो स्टार डेल्टा में एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1/3 होती है, याद रखिए। एक्स की जो वैल्यू होती है स्टार डेल्टा में वो हमेशा 1/3 होती है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में और इसमें एक्स हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर बात करें एक्स की तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया परसेंटेज टैपिंग, बाकियों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज के लिए मैं इतना ही कराता हूँ, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था अभी काफ़ी टॉपिक मेरे को पढ़ाने हैं अभी। तो अगले लेक्चर में मैं कॉगिंग, क्रॉलिंग, जॉगिंग और ब्रेकिंग वगैरह मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको MCQ दे रहा हूँ, मतलब MCQ वाली वीडियो में आपके लिंक है। ठीक है, तो आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि हम लोग डिटेल में थोड़ा अच्छे से बात कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ब्रेकिंग और बाकी चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।